हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को सन 2025 का ईयर 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का तीसरा वीडियो दे रहा हूं, पार्ट 3। प्यारे बच्चों, पेपर 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स का होता है। तो पार्ट 1 इसका वीडियो जा चुका है। सन 2025 का पूरा सॉल्व वीडियो पार्ट 1 जा चुका है। सन 2025 का इसी पेपर का पार्ट 2 जा चुका है। अब आज पार्ट 3 यानी सेक्शन डी का जा रहा है। सेक्शन डी के मात्र 2 क्वेश्चन हैं, लेकिन प्यारे बच्चों लंबे लंबे हैं, और एक क्वेश्चन मतलब काफ़ी लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं, और एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों 5 नंबर का है। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, है ना। तो ये आज हमारा सन 2025 के पेपर का तीसरा पार्ट सॉल्यूशन जा रहा है। क्योंकि पेपर प्यारे बच्चों 3 घंटे का होता है, तो जाहिर सी बात है एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 40-50 मिनट तक हो सकता है। तो मैं इसे 4 पार्ट में बांटा हूँ। तो आज तीसरा पार्ट जा रहा है, और इसका चौथा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। इसका चौथा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में जाएगा, यानी चौथा पार्ट होगा सेक्शन ई का। तो आज सेक्शन डी का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। सेक्शन डी का जो कि केस बेस्ड है। केस बेस्ड क्या है? कुछ स्टेटमेंट लिखे होंगे, कुछ पैसेज लिखा होगा, और पैसेज को केयरफुल्ली पढ़ना है प्यारे बच्चों। इसके बाद जब पैसेज एंड होता है तो पैसेज के बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं। उस क्वेश्चन को पढ़कर उस पैसेज में से कुछ अपना आइडिया ऐड करके उसका आंसर आपको लिखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये 2 क्वेश्चन हैं सेक्शन डी में, 2 क्वेश्चन हैं पैसेज टाइप के, यानी केस बेस्ड टाइप के हैं। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। और ये आपका 10 मार्क ले आएगा। 5 मार्क्स ईच। तो 2 क्वेश्चन है, 5-5, 10-10 मार्क्स ले आएगा प्यारे बच्चों। तो आप इसके लिए अलर्ट रहिए। मास्टर केम चैनल वीडियो पर वीडियो भेज रहा है। इसके बाद जब खत्म हो जाएगा तो सन 2023 का सलूशन भेजूंगा। सन 2024 का ऑलरेडी जो है बोर्ड एग्जाम पेपर सलूशन प्ले लिस्ट में जाएंगे। सन 2024 का मिल जाएगा। 25 का मैं भेज रहा हूँ। अब 23 का रह जाया है, तो 23 का भी मैं भेज दूंगा प्यारे बच्चों। तो चूंकि मास्टर केम चैनल से जितने बच्चे जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे अधिक से अधिक मार्क्स उठा करके अपना परचम लहराएं। चलते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, तो प्यारे बच्चों ये पार्ट 3 है। सेट 2 पेपर है। पेपर का सेट 1, सेट 2, सेट 3 होता है। सेट 2 पेपर है सन 2025 का, 2025 ईयर का है, सेक्शन डी। तो सेक्शन डी प्यारे बच्चों केस बेस्ड क्वेश्चन है। 29 और 30 क्वेश्चन नंबर 29 और 30 होगा प्यारे बच्चों। 29 और 30 होगा, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, कैरी 5 मार्क्स ईच। अब प्यारे बच्चों ये केस बेस्ड है। अब ये सन 2025 का पेपर है। पहले आप पेपर को देख लीजिए। सेट 2 है, यहाँ पर सेट 2 लिखा हुआ है ना। हम आज के पार्ट 3 में इस पेपर, चूंकि पेपर 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स का होता है प्यारे बच्चों, ये पार्ट 3 जा रहा है सेक्शन डी से। सेक्शन डी देखिए ये है सेक्शन डी। मैं थोड़ा पढ़ के सुना दे रहा हूँ हल्का सा। इसमें चूंकि बोर्ड की तरफ से मिस प्रिंटिंग है, उसको भी बता दे रहा हूँ। जब इसका इवैल्यूएशन हो रहा था तो टीचर्स को बच्चे अटेम्प्ट करते थे तो भी, ना करते थे तो भी, तो फुल मार्क्स देना पड़ा था। थोड़ी सी इसमें मिस प्रिंटिंग है। क्या है मिस प्रिंटिंग उसको भी मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन तो आप जानिए प्यार, बहुत ज़्यादा मिस प्रिंटिंग नहीं, थोड़ा सा है। तो आप इसको मैं यहाँ पर करेक्ट कर दिया हूँ और उस हिसाब से आंसर कर दिया हूँ। तो देखिए ये है, एमाइंस हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम ड्यू टू विच दे बिहेव एज लुईज बेस। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKb, स्ट्रांगर इज द बेस। एमाइंस आर मोर बेसिक देन अल्कोहल्स, ईथर्स, एस्टर्स एक्सेट्रा। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिफैटिक एमाइंस शुड इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द एल्काइल सब्स्टिट्यूशन, but it does not occur in the regular manner, as secondary aliphatic amine is unexpectedly more basic than tertiary amine in aqueous solution। गैसियस फेज की बात नहीं किया जा रहा है, एक्वस सॉल्यूशन की बात। अरोमेटिक एमाइंस आर वीकर बेस देन अमोनिया एंड एलिफैटिक एमाइंस।
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप माने क्या, ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, ये एसाइल ग्रुप, OCH3, एमाइन ग्रुप एक्सेट्रा इंक्रीज द बेसिसिटी, वाइल इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप EWG जो इलेक्ट्रॉन विड्रा करें, सब्स्टिट्यूएंट सच एज नाइट्रो ग्रुप, साइनो, हाइलोजन एक्सेट्रा डिक्रीज द बेसिसिटी ऑफ द एमाइन, द इफेक्ट ऑफ दीज सब्स्टिट्यूएंट्स इज मोर एट पैरा एंड मेटा पोजिशन। इन सब्स्टिट्यूएंट का ज़्यादातर इफेक्ट पैरा और मेटा पोजिशन पर होता है प्यारे बच्चों। अब क्या है क्वेश्चन, ये तो पैसेज हो गया। क्वेश्चन ए है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बेसिक कैरेक्टर गिवन। ये एनिलीन है जिसका पीकेबी वैल्यू मैंने नीचे लिख दिया है, क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया, पीकेबी वैल्यू 9.38 है। और ये पैरा नाइट्रो एनिलीन है जिसका पीकेबी वैल्यू 13.05 है। और ये पैरा नाइट्रोटालुइन है लास्ट वाला, और यही थोड़ा सा गलत छपा है, इसके जगह पर पैरा नाइट्रो क्या कहते हैं, पैरा नाइट्रो या पैरा ये मेथिल फेनिल एनिलीन ऐसा कुछ होना चाहिए था। ये मेथाइल ग्रुप जुड़ गया है जो कि करीब करीब न्यूट्रल होता है प्यारे बच्चों। ये इसके जगह कोई दूसरा छप जाना चाहिए था, यानी यूँ कहिए कि 4 मेथिल एनिलीन हो सकता है, इसे कुछ वैसा होता मेथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक करीब करीब न्यूट्रल है, ये पीकेबी वैल्यू पैरा नाइट्रोटालुइन जो कि करीब करीब न्यूट्रल है, तो इसके जगह कोई दूसरा होना चाहिए था। बहरहाल इसका आंसर हमने बना दिया है। और दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हाई पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ द मेथिलेमाइन, इसका रीजन बताना है। अब अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सी है, सी 2 पार्ट में बांट दिया गया है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बेसिक कैरेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन। ये टर्शियरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और अमोनिया, फिर प्राइमरी एमाइन, फिर आर सी का दूसरा पार्ट, व्हाई अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड इज नॉट ए गुड मेथड टू प्रिपेयर प्योर एमाइन, इसका आंसर देना होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, ये तो 29 का था, 29 का पैसेज था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 है प्यारे बच्चों, ये है द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये सॉल्यूशन से है। अभी जो 29 था वो अमोनिया कंटेनिंग कंपाउंड से था, एमाइन से था। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पर पैसेज है सॉल्यूशन से है। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। द फेनोमेना ऑफ द ऑस्मोसिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय टेक। अभी मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसका भी डिटेल में बाकायदे मैं दूंगा, आप इसे घबराइए नहीं प्यारे बच्चों। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, इसके क्वेश्चन उस सेम ही लिखा हुआ मिलेगा। तो डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय टेकिंग 2 eggs ऑफ द सेम साइज इन एन एग, द मेम्ब्रेन बिलो द सेल एंड अराउंड द egg material is semi-permeable. The outer hard shell can be removed by putting the egg in dilute hydrochloric acid. After removing the hard shell, one egg is placed in distilled water and other is saturated in saturated salt solution. After some time, the egg placed in distilled water swells up. कुछ समय देखा जाता है तो जो पानी में है वो फूल जाता है अंडा, while the egg placed in salt जो नमक के घोल में रखा जाता है shrink सिकुड़ जाता है. The external pressure applied to stop the osmosis is termed osmotic pressure. Colligative property. Reverse osmosis takes place when the applied external pressure becomes larger than the osmotic pressure. अब क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ए है डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस, नेम द एसपीएम. एसपीएम माने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन व्हिच कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ द रिवर्स ऑस्मोसिस. अब बी है, बी का 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन व्हेन द रेड ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन 0.5% ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन. ROR है बी का दूसरा पार्ट. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इन 1 m KCl और 1 m यूरिया सोल्यूशन. जस्टिफाई योर आंसर. सी है व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज एन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो ये प्यारे बच्चों जो है ये क्वेश्चन 29 और 30 का है. तो अब इस पर देखिए सोल्यूशन आपको मिलने जा रहा है. ये सेक्शन डी का है, सेक्शन डी का पार्ट 3. वीडियो का पार्ट 3 है. वीडियो का पार्ट 3 सन 2025 क्वेश्चन पेपर का वीडियो का पार्ट 3 है. पार्ट 1 पार्ट 2 जा चुका है. तो देखिए प्यारे बच्चों वही है, एमाइंस है. अब आप ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, एमाइन में नाइट्रोजन पर प्यारे बच्चों लोन पेयर होता है. ध्यान दीजिए,
एमाइंस हैव ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। बात तो सही है, नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर होता है। ड्यू टू विच दे बिहेव एज लुईज बेस। बात तो सही है भाई, उसी इलेक्ट्रॉन के वजह से जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे बच्चों, उसी के वजह से वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है और उसको हम लुईज बेस कहते हैं। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के बी, ध्यान दीजिए के बी प्यारे बच्चों होता ये है कि के बी डिसोसिएशन कांस्टेंट है। के बी जो है हमेशा, के बी जो है ये पी के बी इज द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ के बी, यानी के बी जब अधिक रहेगा तो पी के बी कम होगा, है ना। अधिक वैल्यू, के बी का अधिक वैल्यू स्ट्रांग बेसिक और पी के बी का कम वैल्यू स्ट्रांग बेसिक, बात वही है ना। तो यहाँ पर ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के बी और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के बी स्ट्रांगर इज द बेस उतना स्ट्रांग रहेगा। एमाइंस आर मोर बेसिक देन अल्कोहल्स, ईथर्स, एस्टर्स। देखा जाए तो एमाइन अल्कोहल, ईथर और एस्टर से ज़्यादा बेसिक होते हैं भाई, वही है नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अलिफैटिक एमाइंस, अब यहाँ पर अलिफैटिक एमाइन की बात हो रही है, अलिफैटिक एमाइन। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अलिफैटिक एमाइंस शुड इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूशन। तो प्यारे बच्चों नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप बढ़ते हैं तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो कायदे से कहिए कि अलिफैटिक एमाइन की बेसिक कैरेक्टर अल्काइल ग्रुप के बढ़ने से बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। देखिए एक्वस सॉल्यूशन वाली बात होती है, बट इट डज नॉट अकर इन अ रेगुलर मैनर एज सेकेंडरी अलिफैटिक एमाइन इज अनएक्सपेक्टेडली मोर बेसिक। देखा जाए तो सेकेंडरी अलिफैटिक एमाइन ज़्यादा बेसिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, सेकेंडरी, आप अपने नाइट्रोजन कंटेनिंग चैप्टर को खोल करके इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सेकेंडरी अलिफैटिक एमाइन इज अनएक्सपेक्टेडली मोर बेसिक देन टर्शियरी एमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन। गैसियस फेज नहीं, एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो अब एरोमेटिक की बात कर लिया जाए, थोड़ा एरोमेटिक। अब अभी तक तो अलिफैटिक हुई। एरोमेटिक एमाइंस आर वीकर बेसेज देन अमोनिया। अमोनिया की बात किया जाए, अमोनिया यानी H3 से एरोमेटिक एमाइन वीकर हैं प्यारे बच्चों, वीकर हैं। एंड अलिफैटिक एमाइन अमोनिया से और अलिफैटिक एमाइन दोनों से एरोमेटिक एमाइन वीकर बेस हैं। आप कंपेयर कर लीजिए, ये एरोमेटिक एमाइन जो हैं अमोनिया से भी और अलिफैटिक एमाइन दोनों से वीकर बेस हैं, क्योंकि उसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स सच एज, अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या है, सच एज एल्काइल मिथाइल ग्रुप, एसाइल, ये ऑक्सी, ये जो है एसाइल ग्रुप है, ये जो है मिथाक्सी ग्रुप, NH2 एक्सेट्रा, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जितने हैं। इंक्रीज द बेसिसिटी, जितने भी इलेक्ट्रॉन इन रिलीजिंग ग्रुप हैं, डोनेटिंग ग्रुप हैं, EDG हैं, वो बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाती हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो वे बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएंगे। लेकिन वहीं पर जो इलेक्ट्रॉन को खाली कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, वह एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा और बेसिक कैरेक्टर को क्या करेगा, कम कर देगा। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप सच एज NO2 नाइट्रो, साइनाइड, हैलोजन्स एक्सेट्रा डिक्रीज द बेसिसिटी ऑफ एमाइन, यानी एमाइन की बेसिसिटी घटा देंगे, तब क्या बढ़ा देंगे, एसिडिटी। द इफेक्ट ऑफ दिस सब्स्टिट्यूट्स इज मोर एट पैरा एंड मेटा पोजिशन। देखा जाए तो इनका जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो या विड्राइंग ग्रुप हो, इनका इफेक्ट प्यारे बच्चों आर्थो पर नहीं, पैरा और मेटा पोजीशन पर बहुत ज़्यादा होता है। अतः ये तो पैसेज हुआ, मैंने समझा दिया, पूरी तरह से पैसेज है। अब कहा जा रहा है कि अरेंज, क्वेश्चन आप आ जाइए,
अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ दियर बेसिक कैरेक्टर, इन द इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ दियर बेसिक कैरेक्टर। प्यारे बच्चों, तो देखिए अब आप पहले पीकेबी वैल्यू की बात करें। पीकेबी वैल्यू अभी हमने बताया है, पीकेबी वैल्यू। अब मैं पीकेबी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, याद होना चाहिए। पीकेबी वैल्यू क्या क्या होता है। ये है, ये जो एनिलीन का पीकेबी वैल्यू है, मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है। एनिलीन का पीकेबी वैल्यू है प्यारे बच्चों 9.38, और नाइट्रो एनिलीन का है पीकेबी वैल्यू 13.05, और जो नाइट्रोटालुइन है, ये नाइट्रोटालुइन है, NO2 यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए NO2 लिखा है, ध्यान दीजिएगा, NO2, और यहाँ पर CH3 है। इसका प्यारे बच्चों करीब करीब ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, करीब करीब न्यूट्रल है। ये अप्रॉक्सीमेटली न्यूट्रल है, अप्रॉक्सीमेटली न्यूट्रल है ये। तो यही मैं कह रहा था कि इसको नहीं देना चाहिए था, कोई और कंपाउंड देना चाहिए था। तो न्यूट्रल है। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अरेंज दी, न्यूट्रल का मतलब ना एसिडिक ना बेसिक। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अरेंज दी फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ दियर बेसिक कैरेक्टर। तो प्यारे बच्चों पीकेबी वैल्यू जितना कम होगा उतना वह बेसिक होगा। तब किस यहाँ पर डिस्कशन किसके बीच में हो रहा है, इसकी तो बातें छोड़िए, ये तो न्यूट्रल हो गया। अब डिस्कशन किसके बीच में होना चाहिए, ये एनिलीन के बारे में और नाइट्रो एनिलीन के बारे में। तो इसका पीकेबी वैल्यू प्यारे बच्चों 9.38 है, और इसका पीकेबी वैल्यू 13.5 है। तो जिसका कम होता है वह स्ट्रांग बेसिक होता है। तो इसका मतलब ये सबसे स्ट्रांग है, और तब ये है, और सबसे वीक ये है जो कि न्यूट्रल है। तो अब इसका आंसर मैं देता हूं, देखिए ये अरेंज कर दिया। अब फिर दूसरा क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई पीकेबी ऑफ द एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ द मेथिलेमाइन। और सी का तीसरा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ दियर बेसिक कैरेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन, टर्शियरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और प्राइमरी अमाइन। और सी का दूसरा पार्ट व्हाई अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड इज नॉट गुड मेथड टू प्रिपेयर प्योर अमोनिया। अभी तक क्वेश्चन था, अब आंसर यहाँ शुरू हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 29 का पूरा पैसेज पढ़ा और पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ दिया। अब पूरा क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या है कि अरेंज जो दिया गया है, नहीं अरेंज दी, जो क्वेश्चन दिया था अरेंज दी फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ दियर बेसिक कैरेक्टर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ये करीब करीब न्यूट्रल है, ये करीब करीब न्यूट्रल है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है भाई, ना एसिडिक है ना बेसिक। इसको पहले लिख दिया वेरी लेस ना, पीकेबी वैल्यू वेरी लेस न्यूट्रल है, ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल मैंने लिख दिया। अब इससे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, इससे थोड़ा सा जो है पीकेबी वैल्यू 13.05 है। तो ये हो गया नाइट्रो एनिलीन हो गया। और सबसे कम क्या है, मैंने कहा था पीकेबी वैल्यू जितना कम होगा उतना स्ट्रांग बेस होगा। तो भाई एनिलीन का कम है ना, इसका 13 है, इसका 9 है, तो इसका कम है, इसका मतलब एनिलीन स्ट्रांग बेस है, एनिलीन स्ट्रांग बेस है। तो 9.38 है, तो ये इंक्रीजिंग आर्डर हो गया, यही बात था और कोई बात नहीं। तो इसको आप नोट कर लें प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों। पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर नोट कर लें प्यारे बच्चों। वेरी गुड, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों बी का, व्हाई पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मेथिलेमाइन। तो प्यारे बच्चों मेथिलेमाइन पीकेबी, एनिलीन की पीकेबी वैल्यू क्यों ज़्यादा है मेथिलेमाइन से। तो प्यारे बच्चों रीजोनेंस की बात किया जाए, रीजोनेंस में आप यहाँ पे देखिए एनिलीन का ये हो गया, ये हो गया एनिलीन, हम लिख देते हैं ये एनिलीन हो गया। और मेथिल एमाइन, यहाँ पर प्यारे बच्चों
मान लीजिए ये जो है आ गया, ये जो आ गया प्यारे बच्चों, तो ये यहाँ पर मेथिल एमाइन यहाँ पर NH2 कर दो, NH2 कर दो, और यहाँ पर जो है मिथाइल ग्रुप लगा दो, पैरा पर ही लगा दो यहीं पर, है ना। तो इसका अभी मैंने बताया था कि इसका 13.05 है, 13.05 है ना। तो अब यहाँ पर इसकी पीकेबी वैल्यू क्या है, पीकेबी वैल्यू है 9.38, है ना। अब इसमें रिजोनेंस, इसकी स्टेबिलिटी प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा है एनिलीन की। तो ड्यू टू रिजोनेंस इन एनिलीन, एनिलीन में रिजोनेंस होता है, मेथिलेमाइन में रिजोनेंस नहीं होता है। ड्यू टू रिजोनेंस इन एनिलीन द लोन पेयर, चूंकि मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है प्यारे बच्चों, ड्यू टू रिजोनेंस इन एनिलीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर लेस अवेलेबल व्हाइल दे आर इजिली अवेलेबल इन मेथिलेमाइन। यहाँ पर जो लोन पेयर नाइट्रोजन पर है वो क्या होगा, डिलोकेलाइज्ड हो जाता है। देखिए रिंग के अंदर आएगा, आर्थोपैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ का प्यारे बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ना, ये खुद इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से आंसर बी का हो गया। इसीलिए इसका पीकेबी वैल्यू एनिलीन की ज़्यादा होती है दैन दैट ऑफ मेथिल एमाइन, पीकेबी वैल्यू। अब प्यारे बच्चों ये हो जाएगा जो है इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन इज, एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा प्यारे बच्चों, ये अमोनिया का, अमोनिया से ज़्यादा फिर टर्सरी एमाइन का, फिर क्या होगा प्राइमरी एमाइन का होगा। ध्यान दें प्राइमरी एमाइन में 3 हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा प्यारे बच्चों। और फिर यहाँ पर प्यारे बच्चों टर्शियरी एमाइन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। और फिर सेकेंडरी एमाइन में 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो ये देखिए टर्शियरी एमाइन, अब अमोनिया के बाद टर्शियरी एमाइन के बाद प्राइमरी एमाइन के बाद सेकेंडरी एमाइन। ये होगा सी का पहला आंसर प्यारे बच्चों। सी का पहला क्वेश्चन क्या था, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। हमने क्वेश्चन लिख दिया है, इसको अरेंज कर दिया हमने, अच्छा क्वेश्चन हमने लिखवा दिया है। अब सी का दूसरा क्वेश्चन है कि अमोनोलिसिस, अल्किल हैलाइड का अमोनोलिसिस से हम अमाइन नहीं बना सकते, या अमाइन बनाना जो है ठीक नहीं है, मतलब वो एक अच्छा मेथड नहीं है। व्हाई क्वेश्चन है, व्हाई अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड इज नॉट ए गुड मेथड टू प्रिपेयर प्योर एमाइन। यानी अल्किल हैलाइड का अमोनोलिसिस करके प्योर अमाइन बनाना क्यों अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि मिक्सचर उसमें कई मिक्सचर आ जाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन का मिक्सचर आ जाता है। तो कैसे प्योर अमाइन बनेगा प्यारे बच्चों। अगर अमोनोलिसिस करते हैं तो प्राइमरी अमीन भी बन जाता है, सेकेंडरी अमीन भी बन जाता है, टर्शियरी अमीन भी बन जाता है, और क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन जाता है। इतनी चीज़ों का तो मिक्सचर बन जाता है। तो ऐसी हालत में कैसे प्योर अमाइन बनेगा, इसीलिए अमोनोलिसिस एक अच्छा मेथड नहीं है प्योर अमाइन बनाने का। तो देखिए इसीलिए मैं आंसर लिख दिया हूँ कि इन अमोनोलिसिस मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड आल्सो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट इज फॉर्म्ड, देयरफॉर इट इज नॉट गुड मेथड टू प्रिपेयर प्योर एमाइन है। तो प्यारे बच्चों ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं अब ये तो 29 क्वेश्चन नंबर 29 के अब तक आंसर हुए। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, ये 30 में ये क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से बन रहा है। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, तमाम सारी बातों को लेकर के यहाँ बात कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 30 ये भी 5 नंबर का है। तो प्यारे बच्चों क्या इस पैसेज में कहा जा रहा है, स्पॉन्टेनियस माने अपने आप, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमीबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस।
तो प्यारे बच्चों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? वह मेम्ब्रेन जिनसे केवल सॉल्वेंट पास हो, और सॉल्वेंट किधर से किधर पास होगा? या तो प्योर सॉल्वेंट हो, सॉल्यूशन की ओर जाएगा, या तो फिर सॉल्यूशन दो टाइप के हो जिसमें एक डाइल्यूट सॉल्यूशन हो और दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट निकल कर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाएगा। किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हो करके। तो इसीलिए इसका नाम सेमी पड़ गया, क्योंकि उसमें से केवल सॉल्वेंट पास होता है, सॉल्यूट पास नहीं होता है। सॉल्वेंट पास होगा, और सॉल्वेंट किधर से किधर की ओर फ्लो करेगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट निकलकर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर जाएगा। अच्छा, अब बात यहां उठती है कि क्यों डाइल्यूट सॉल्यूशन से ही सॉल्वेंट निकला? क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है। डाइल्यूट सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन विच कंटेन मच अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ड्यू टू विच सॉल्वेंट स्टार्ट्स टू फ्लो फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। प्यारे बच्चों, अब या तो फिर प्योर सॉल्वेंट हो प्यारे बच्चों, उसमें सॉल्यूट ना हो, तो वहां से भी सॉल्वेंट निकल करके सॉल्यूशन की ओर जाएगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। इस तरह से सॉल्वेंट का निकल करके जाना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हो करके, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब उसको रोकने के लिए उसके अपोजिट हम फोर्स लगाएंगे। तो कहा गया है द फेनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय टेकिंग 2 eggs। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? 2 अंडे ले लिए ऑफ द सेम साइज, एक साइज का। इन एन एग द मेम्ब्रेन बिलो द सेल एंड अराउंड द एग मटेरियल इज सेमी परमेबल। इसके नीचे का जो सेल है, सेल के नीचे का जो मेम्ब्रेन है वह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है। द आउटर हार्ड सेल कैन बी रिमूव्ड। अंडे के ऊपर का जो हार्ड कवर है उसको हटा दिया जाए। एंड बाय पुटिंग द एग इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एग को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रख दे हैं। कहाँ रख दे रहे हैं? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब उसमें पानी ज़्यादा होगा। आफ्टर रिमूविंग द हार्ड सेल ऑफ 1 egg इज रिप्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। इसको निकालने के बाद इसको डिस्टिल्ड वाटर में रख देते हैं। एंड अदर सेल इज इन सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन। दूसरे हम एक अंडे को सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन में रख देते हैं। फिर देखा क्या जाता है? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बीत जाने के बाद, द एग प्लेस्ड इन डिस्टिल वाटर स्वेल्स अप। जिस अंडे को डिस्टिल वाटर में रखा गया वो फूला हुआ दिखता है, फूल जाता है। जबकि द एग प्लेस्ड इन साल्ट सॉल्यूशन श्रिंक्स, और जिस अंडे को साल्ट सॉल्यूशन में रखा गया था वो सिकुड़ा हुआ, सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। फिर तब क्या हो जाता है? फिर आगे की पॉइंट देखें। द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस स्टर्व्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए एक बाहर से प्रेशर लगाया जाता है ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए। यानी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगाया जाने वाला अपोजिट फोर्स ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको काली घटी प्रॉपर्टी भी कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस व्हेन द अब होता यह है कि एक तो वह प्रेशर लगाया जो कि ऑस्मोसिस को रोक दिया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ। लेकिन एक ऐसा प्रेशर लगाइए जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, लार्जर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर, जिसका मतलब तब रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस व्हेन द अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर तो केवल ऑस्मोसिस को रोक देता है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दीजिए तब रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगा। इसका मतलब क्या होगा? रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट निकल करके आएगा डाइल्यूट की ओर। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट निकल कर डाइल्यूट की ओर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब एक्सटर्नल प्रेशर इतना अधिक हो गया है ऑस्मोटिक प्रेशर से कि अब उल्टे रिवर्स ऑस्मोसिस उलट गया। वो अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से सॉल्वेंट निकल करके आ रहा है किधर? डाइल्यूट सॉल्यूशन की ओर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस, नेम द एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन व्हिच कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस।
पहले क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद आंसर देते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन बी का पहला पार्ट है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन 0.5% सोडियम क्लोराइड। जब आरबीसी को 0.5% NaCl में रख दिया जाए तब क्या होगा। और बी का दूसरा पार्ट, इस बी का पहला पार्ट, बी का दूसरा पार्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर में है ना, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, 1 m KCl या 1 m यूरिया। दो सॉल्यूशन बने हैं यूरिया का, मान लीजिए यूरिया का सॉल्यूशन हो और पोटेशियम क्लोराइड का, तो किसका हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, 1 m KCl का, 1 m यूरिया का सॉल्यूशन। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। फिर लास्ट क्वेश्चन सी है, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 30 का पैसेज पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 30 का क्वेश्चन हमने पढ़ा, क्वेश्चन अभी आंसर नहीं। अब हम आंसर देने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 30 का पैसेज पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 30 से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिए गए, वो क्वेश्चन समझाया। अभी क्वेश्चन समझा रहा हूं, अब किसी क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे आपको, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक, बहुत बढ़िया, चलते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ, अभी आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 30 पैसेज का आंसर। तो पहला आंसर ए, अभी ए का क्वेश्चन हमने पढ़ा, उसी क्वेश्चन का आंसर, उसी क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई, ये पहला का क्वेश्चन ये है, पहला का क्वेश्चन ये है, पहला का क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ ए का, कि डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस, नेम द SPM which कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। यही क्वेश्चन था, आप नोट किए होंगे। तो पहले डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर is larger than osmotic pressure, then the movement of solvent is from solution to solvent side through semi-permeable membrane is called reverse osmosis. The direction of osmosis can be reversed, मतलब ऑस्मोसिस का डायरेक्शन रिवर्स उलट जाएगा। इफ द प्रेशर इज लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन साइड से जब हम जो है लगाते हैं। अब इसी में कहा कि नेम द SPM व्हिच कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में SPM माने क्या, SPM माने क्या, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। SPM इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, ये है नेम द SPM। तो SPM प्यारे बच्चों जो होता है सेलुलोज एसीटेट का होता है, पार्चमेंट पेपर होता है ना, और ये पिग ब्लैडर होता है, पिग ब्लैडर जो होता है ये है, और गोट ब्लैडर होता है। लेकिन सेलुलोज एसीटेट ही आप एक ही पूछा गया है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2-3 है ना, सेलुलोज एसीटेट या पार्चमेंट पेपर, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बी को 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है, 1 और 2। तो बी का जो क्वेश्चन था, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन व्हेन रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स RBC आर प्लेस्ड इन 0.5% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन यही था कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन, आपको क्या लगता है जब रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स को 0.5% सोडियम क्लोराइड में रख दिया जाता है तो क्या होगा, मतलब RBC को 0.5% NaCl में रख दिया जाए तो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है बी के पार्ट 1 में। तो उसका आंसर यहाँ पर है RBC स्वेल्स अप, RBC फूल जाएगा और एंड में इवन बस्ट, और ये फट भी सकता है, बस्ट कर सकता है ड्यू टू एंडोस्मोसिस। बराबर RBC के अंदर पानी जा रहा है, बराबर प्यारे बच्चों जो है 0.5% जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है वो RBC से डाइल्यूट है, तो उसमें से पानी निकल करके RBC के अंदर जाएगा, तो जाहिर सी बात है RBC फूल जाएगा, RBC की स्वेलिंग हो जाएगी,
और यहाँ तक कि ये बस्ट कर सकता है। अच्छा, अब बी का दूसरा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों कि अगर 1 m पोटेशियम क्लोराइड का सलूशन बनाया जाए, 1 m यूरिया का सलूशन बनाया जाए, है ना, तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा? 1 m पोटेशियम क्लोराइड का होगा कि 1 m यूरिया का होगा? तो आपका आंसर है प्यारे बच्चों बी का सेकेंड, 1 m पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि जो है आई हो जाएगा 2/KCl डिसोसिएट इनटू आयंस, जो वांठा फैक्टर है ये आयन में टूट, देखिए केसीएल आयनाइजेशन होगा, सीधी सी बात है। केसीएल प्यारे बच्चों एक आयनिक कंपाउंड है, पोटेशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, तो सीधी सी बात है इसका आयनाइजेशन होगा, इसका आयनाइजेशन होगा, है ना। लेकिन यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिया का आयनाइजेशन होगा नहीं, तो इसलिए सीधी सी बात है कि ऑस्मोटिक प्रेशर पोटेशियम क्लोराइड का ज़्यादा होगा और यूरिया का कम होगा, यूरिया का कम होगा, क्योंकि यूरिया का डिसोसिएशन होता नहीं। यही जस्टिफाई है, पूछा जा रहा है जस्टिफाई और आंसर, तो पोटेशियम क्लोराइड का डिसोसिएशन होगा, पोटेशियम क्लोराइड का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा और यूरिया का डिसोसिएशन नहीं होगा, इसलिए यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, जबकि दोनों की मोलारिटी 1 m है, क्वेश्चन में कहा गया है। अच्छा, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो प्यारे बच्चों का ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला पाई इक्वल टू ये है NCERT है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, सॉल्यूट के पार्टिकल बढ़ जाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, इसीलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी भी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों। पर पार्टिकल की साइज नेचर पे नहीं, बल्कि नंबर है, आप उसकी साइज से लेना देना नहीं है, साइज कितना बड़ा है कितना छोटा है क्या है उससे नहीं मतलब, नंबर उसकी बढ़ जाए घट जाए, बढ़ गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गया, घट गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट गया। तो ये है प्यारे बच्चों, तो आज के वीडियो में सेक्शन डी का ये एक्सप्लानेशन रहा। यह वीडियो पार्ट 3 है सन 2025 का 2025 ईयर का क्वेश्चन पेपर का सेक्शन डी का सलूशन प्यारे बच्चों मास्टर केम चैनल आपके साथ लेके खड़ा हुआ है। थैंक यू, वेरी गुड।